हर घर की कहानियाँ टीवी। शांति अपने छोटे से घर में अपनी दो बहू दिव्या और निशा के साथ रहा करती थी। शांति और उसका पूरा परिवार कुछ महीनों से बहुत खुश था, और होता भी क्यों नहीं, आखिर शांति की छोटी बहू निशा गर्भवती जो थी। ऐसे ही एक दिन, दिव्या बहू, छोटी बहू कहाँ है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि हर समय उसका ख्याल रखा करो, उसे अकेला मत छोड़ा करो। माँ जी, हर समय मैं निशा का साया बनकर रहती तो हूँ, पर मुझे घर के भी तो काम संभालने होते हैं ना। और वैसे भी अभी निशा आराम कर रही है, इसीलिए अकेला छोड़ दिया। देख बहू, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे कि तू माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तू अपनी देवरानी से जलती है। तभी तो जैसे ही उसका 8वां महीना लगा, तूने उससे दूरी बना ली। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन पाई, पर ऐसा नहीं है। मैं अपनी देवरानी से जलती हूँ या उसकी खुशियों से जलती हूँ। जितना खुशी निशा को ये जानकर नहीं हुई होगी कि वो गर्भवती है, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। रहने दे बहू, अगर ऐसा होता तो तेरी फिक्र तेरी देवरानी के लिए नजर आती। शांति दिव्या को खरी खोटी सुनाकर रसोई में जाती है और एक गिलास दूध और कुछ फल काट कर अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ निशा आराम कर रही होती है। बहू, तेरी दवाई का समय हो गया है। अब वो तेरी जेठानी तो तेरा ख्याल रखने से रही, इसीलिए अब मुझ बुढ़िया को ही सब देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है माँ जी, दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो अभी 10 मिनट पहले ही मुझे दूध, फल और दवाई खिलाकर गई हैं। वैसे माँ जी, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना था। रवि जी भी घर में नहीं है। मैं सोच रही थी कि कल मैं अकेले ही हॉस्पिटल चली जाऊँ। अरे बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है। तेरा 8वां महीना लग चुका है और तू अकेले हॉस्पिटल जाएगी। तेरी वो जेठानी किस दिन काम आएगी? वैसे भी वो कामचोर कुछ तो करती नहीं, कम से कम तेरी देखभाल तो कर ले। अरे उसे लेकर जाना कल हॉस्पिटल। पर माँ जी, कल जेठ जी की मीटिंग है, उनके कुछ मेहमान घर आने वाले हैं। अगर दीदी हॉस्पिटल लेकर मुझे जाएगी तो मेहमानों का स्वागत कौन करेगा? अरे बहू, तू इन सब के बारे में चिंता मत कर, सिर्फ अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच। इतना भी काम नहीं रहता घर में, संभाल लेगी वो मनहूस कहीं की। शांति की ऐसी बातें सुनकर निशा को अपनी जेठानी के लिए बहुत बुरा लगता है, और अगली सुबह होते ही दिव्या अकेले ही पूरे घर का काम करती है और सारा खाना बनाकर अपनी देवरानी को अस्पताल ले जाने लगती है, और जाने से पहले अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने सब कर दिया है। आधे घंटे में विवेक अपनी सीनियर्स के साथ घर आ जाएंगे। आप प्लीज मेहमानों को खाना सर्व कर देना। विवेक की शादी करवाने का मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। बहू के नाम पर ऐसी कामचोर उठा कर ले आई हूँ मैं कि बस काम से पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढती है। कोई बात नहीं, जा बहू, मुझ बुढ़िया को ही तू बहू के रूप में इस घर में मिलनी थी। अब तेरे बाद भी ये घर मुझे ही संभालना है। शांति की बातें सुनकर भी दिव्या चुप रहती है और अपनी देवरानी के साथ हॉस्पिटल जाती है। कुछ देर के बाद वो घर आती है और घर आने के बाद दिव्या निशा से कहती है, सुन लिया निशा, तुमने? अब तुम्हें घर के काम करने हैं ताकि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो सके और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। आज रात का आटा तुम गूंथ लेना और कल से पोछा भी लगाना शुरू करना, और कोशिश करना कि तुम कपड़े भी धो सको। हाँ दीदी, क्यों नहीं। छोटी बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, ऐसी हालत में तू घर का काम करेगी। बड़ी बहू, तूने सोच भी कैसे लिया अपनी देवरानी से घर के काम करवाने की? माँ जी, आप दीदी को बेकार में ही गुस्सा कर रही हो। डॉक्टर ने बोला है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करूं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। कोई जरूरत नहीं है बहू, डॉक्टर का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। अरे मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। और खबरदार बड़ी बहू, अगर तूने छोटी बहू से एक कप भी उठवाया तो। दिव्या की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब तक वो एक बार भी माँ नहीं बनी थी। इसी वजह से शांति दिव्या से उखड़ी उखड़ी रहती थी और हर समय उसे खरी खोटी सुनाती। तो वहीं दूसरी ओर निशा और दिव्या के बीच में बहुत प्यार था। शांति की भला बुरा सुनाकर जाने के बाद दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, पर दिव्या को ऐसे रोता देखकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो दिव्या को चुप करवाते हुए कहती है, दीदी प्लीज आप चुप हो जाइए। आप तो जानती है ना कि माँ जी का नेचर ऐसा ही है। वो मेरे होने वाले बच्चे को लेकर कितना पॉजिटिव है। आप प्लीज उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। कैसे ना लगाऊं दिव्या, मैं जब से इस घर में आई हूँ, माँ जी ने कभी भी मुझसे प्यार से 2 बोल तक नहीं बोले। मेरी शादी को भी 7 साल हो गए हैं,
पर अब तक मैं गर्भवती नहीं हुई। माँ जी का गुस्सा भी जायज है, पर इस दिल को कैसे समझाऊं? दिव्या और निशा आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से बिजली कड़कने लगती है और मौसम बदल जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगती है। बारिश की छींटें खिड़की के जरिए घर में आने लगती है, जिसे देखकर निशा दिव्या से कहती है, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? दीदी आप यहीं रुको, मैं खिड़की बंद करके आती हूँ। इतना बोलकर निशा जैसे ही खिड़की बंद करती है, दिव्या के पास जाने लगती है, लेकिन फर्श पर पानी गिरा होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। निशा, निशा क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? निशा तुम घबराओ मत, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। इतना बोलकर दिव्या अपनी सास को आवाज देती है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर बारिश होने की वजह से सिग्नल नहीं मिलता और दर्द से छटपटाती निशा को देखकर सारा इल्जाम भी शांति दिव्या पर लगाती है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, आखिर वही हुआ ना कलमुही। अरे तूने मेरी बहू और उसके बच्चे को अपनी बुरी नजर लगा ही दी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी छोटी बहू या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, ये समय मुझे सुनाने का नहीं, निशा को अस्पताल ले जाने का है। बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है कि फोन भी काम नहीं कर रहा। अब हमें ही कुछ करके निशा को अस्पताल ले जाना होगा। इतना बोलकर दिव्या और शांति दोनों निशा को पकड़कर घर से बाहर लेकर जाती हैं। घर से बाहर निकलते ही रोड पर कुछ कांच के टुकड़े पड़े होते हैं, जिस पर दिव्या का पैर चला जाता है और उसका पूरा पैर खून से लहूलुहान हो जाता है। बड़ी बहू, तेरे पैर में कांच चुभ गया है। अब हम छोटी बहू को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएंगे? तेरी बस की तो कुछ नहीं है। मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। नहीं माँ जी, मैं अपनी देवरानी को कुछ नहीं होने दूंगी। आज चाहे बारिश कितनी भी बरस जाए, मेरे रास्ते पे कितने ही कांच क्यों ना बिछ जाए, मैं अपनी देवरानी को और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं निशा को अस्पताल लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर निशा अपने पैर से कांच निकालती है और एक बार फिर आने जाने वाली गाड़ी को रोकती है, पर कोई गाड़ी नहीं रुकती। जिसके बाद दिव्या की नजर सामने पड़े एक हाथ रेडी पर जाती है और दिव्या अपनी देवरानी को उस पर लेटाकर उस बारिश में भीगती हुई अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर, निशा की हालत बहुत खराब है। पता नहीं कैसे उसका पैर स्लिप हो गया और वो जमीन पर गिर गई। कुछ भी करो, पर मेरी देवरानी और उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, आप घबराइए मत, आप खुद भी जख्मी हैं। आप अपनी ड्रेसिंग करवा लीजिए। निशा और उसके बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे। अस्पताल पहुंचने के बाद भी बारिश नहीं रुकती और दिव्या जख्मी भरे पैर लेकर मंदिर जाती है और बारिश में भीगते हुए भगवान से प्रार्थना करती है और आखिरकार भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेता है। निशा बारिश में एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है और जब इस बारे में दिव्या को पता चलता है तो वो नंगे पैर अपनी देवरानी से मिलने जाती है, जहाँ शांति पहली बार अपनी बड़ी बहू से प्यार से बात करती है। बहू, मैंने तो हिम्मत हार दी थी, पर तूने हिम्मत नहीं हारी। आज मेरी छोटी बहू और उसका बच्चा सही सलामत है और ये जो कुछ भी हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है। आज तू नहीं होती तो शायद इस बारिश में मैं अपनी बहू और पोते दोनों को खो देती। दीदी, इस बारिश में न केवल मैं माँ बनी हूँ बल्कि आप भी माँ बनी हैं। हालांकि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, पर इसकी माँ हमेशा आप ही रहेंगी। अपनी सास की प्यार भरी बातें सुनकर और निशा के बच्चे के मुंह को देखकर दिव्या अपने सारे दुख भूल जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और बहुत जल्द निशा अपने बच्चे के साथ घर आ जाती है, जहाँ वो सब एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।